Okay, good evening all of you. Good evening all. Good evening Shyam. Okay, am I audible all beta? Good evening Anusri. Okay, so welcome to NEET Biology online class. So start करते हैं हम लोग आज का सेशन और बहुत ही अमेजिंग सेशन बेटा यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो फर्स्टली बेटा थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले हमारा सेशन जो है उससे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो हम देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने जो मैं हूँ बेटा, मैं शैलेंद्र सोनी, ओके, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में क्वालिफाइड हूँ और साथ ही साथ बेटा एमपीपीएससी लाइफ साइंस जो एग्जाम होता है, ओके, इक्विवेलेंट टू पीएचडी लेवल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा एमपीपीएससी लाइफ साइंस जो है ये भी मैं क्वालिफाइड हूँ। 10 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मुझे है और यहाँ पे मैं आप लोगों को बेटा नीट का बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो टीच करूंगा। ओके, तो बायोलॉजी से रिलेटेड बेटा जितना भी जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डील्स करूंगा। और आज जो है बेटा यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ओके, फर्स्ट जो सेशन एक तो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो फर्स्टली बेटा जो भी इंट्रोडक्टरी पोर्शन है वो हम देखेंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहले बेटा हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हम एनसीईआरटी जो है वो हम रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि बेटा आप लोगों को सभी लोगों को बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन तो होगा ही। ओके, पहली चीज तो नीट जो है, ओके, क्या चीज, नीट जो है इसका यदि हम एग्जाम देखें तो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट जो है एनटीए जो कि इसे ऑर्गेनाइज करता है, एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, और यहाँ पे टोटल यदि हम देखें तो 720 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस 720 मार्क्स में बेटा आपको फिजिक्स भी आएगा, साथ ही साथ केमिस्ट्री भी आएगा और साथ ही साथ बेटा बायोलॉजी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, मींस यहाँ पे 720 मार्क्स में बेटा 360 मार्क्स का बायोलॉजी ही आता है, ये आप लोग जानते होंगे। जिन्हें नहीं पता है बेटा ये इंफॉर्मेशन याद रखना। मींस सिंगल अकेला 360 मार्क्स जो कवर करेगा वो बायोलॉजी का पोर्शन ही करेगा और उसके बाद बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों भी मिला के 360 मार्क्स कवर करेंगे। मींस हमें जितना स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री में करना है उससे डबल हमें बायोलॉजी में स्टडी करना है। ओके, तो चलो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बेटा हमें एक्चुअली बायोलॉजी में क्या क्या स्टडी करना है वो हम लोग एक छोटा सा एक कंटेंट जो है हमारा एनसीईआरटी का वो हम समझेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को ये जो बुक दिखाई दे रही है ये हमारा एनसीईआरटी का बुक है। ओके, और एनसीईआरटी का बायोलॉजी का बुक है बेटा और एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th का कंटेंट जो है क्या है वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ओके, तो एनसीईआरटी में बेटा देखिए टोटल यदि हम देखें तो 11th एंड 12th, ओके, क्या चीज 11th और 12th दोनों पे मिला के टोटल बेटा यहाँ पे आप लोगों को जो यूनिट स्टडी करना है वो रहेगा बेटा 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स मींस 5 यूनिट्स जो है आप लोगों को 11th का स्टडी करना है और 5 यूनिट्स जो है वो आप लोगों को 12th का स्टडी करना है। ओके, तो अब यहाँ पे 11th और 12th का जो स्टडी करना है तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन 11th के पोर्शन को। ओके, तो 11th का जो पोर्शन है तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा जिसमें आप लोगों को डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें बेटा एक लाइफ जो है क्या होती है उसको लेते हुए
डिफरेंट टाइप के वेरियस वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो इंडिया में या वर्ल्ड में या इस अर्थ पे देखने को मिलती है। ओके, तो वहां पे कौन कौन सी लाइफ है, कितने टाइप की लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्पेशली बेटा प्लांट को लेकर के, प्लांट की लाइफ स्टाइल क्या है और वैरायटी ऑफ प्लांट जो है वो जो प्रेजेंट होते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आप लोगों ने बेटा बेसिक स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी बेटा 10th में स्टडी किए होंगे, जिसमें बेटा प्लांट ही नहीं आपने आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन देखे होंगे बेटा, जिसमें बेटा आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का स्टडी किए होंगे। क्या चीज बेटा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी किए होंगे। हेलो, किए होंगे बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग चैट बॉक्स में, यस या नो के साथ आपको रिस्पॉन्स करना है। ओके, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि आप लोगों को ऑलरेडी इसके पहले कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों को एक कंफर्मेशन आ गया होगा कि किस तरह से हमें आंसरिंग करना है और कैसे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना है। ओके, हेलो, एक बार चलो आप लोगों का म्यूट और अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूं मैं, जस्ट वेट। अभी मैंने आप लोगों को परमानेंटली यहाँ से ब्लॉक किया हूँ, आप आपके तरफ से म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते, बट अभी मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। एक बार चेक कर लेंगे आपसे म्यूट और अनम्यूट हो रहा है क्या बेटा? और अभी तक के जो बताया मैंने आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा बेटा? यस और नो में रिस्पॉन्स करेंगे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड बेटा, चलो ग्रेट। ओके, तो अब देखिए बेटा, पहली चीज तो यदि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है। ओके, यदि आपको चैट बॉक्स में टाइप करके नहीं पूछना है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी टाइप का है और वो हम चैट में नहीं पूछ पाएंगे, तो आपको वहां पे देखिए नीचे साइड में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहां पे रेज योर हैंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हैंड रेज करेंगे बेटा। हैंड रेज के बाद आपको परमिशन मिलेंगी। ओके, वेरी गुड, ठीक है, इस तरह से आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। और हैंड रेज के बाद बेटा आप लोग मुझसे परमिशन लोगे, फिर मैं आपको एक्सेस दूंगा म्यूट और अनम्यूट का, और उसके बाद बेटा आप विद द हेल्प ऑफ वॉइस भी क्वेश्चनिंग कर पाओगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का। यहाँ पे हमारा जो पोर्शन जो हम देख रहे हैं मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्टली यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे पहले वो क्या रहेगा बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ओके, बट इसी के साथ साथ बाकी और 3 भी है। 3 कौन कौन से बेटा प्लांट एनिमल के अलावा? प्लांट, एनिमल, फंजाई, वेरी गुड। और कौन सा है बेटा? मोनेरा, वेरी गुड। एक कौन सा रह गया? प्रोटिस्टा, वेरी गुड बेटा, गुड। पार्थ, क्षितिज, हर्षिता, चलो बहुत से स्टूडेंट है जिनके आंसर मिले हैं, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे बेटा ये जो फर्स्ट यूनिट जो है ये जस्ट बेसिक पार्ट जिसमें हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। सेकेंड पार्ट यहाँ पे बेटा, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए जो भी ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मतलब वैरायटीज ऑफ डाइवर्सिटीज जो देखने को मिल रही है, ये सारा स्टडी हम यूनिट 1 में जो स्टडी हुआ उसका बेटा डिसेक्शनिंग मींस एक्सटर्नली और इंटरनली एक्चुअली बॉडी जो है, लाइफ जो है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी कैसा होता है, मींस यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जहां पे हम लोगों को स्टडी करना है क्या चीज? प्लांट का और एनिमल का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉकरोच की हम बात करते हैं, तो कॉकरोच बाहर से कैसे दिखता है, ठीक है, तो आपने बाहर से जो कॉकरोच दिखता है, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में बेटा आपको मालूम है हम लोगों ने जब बचपन में जब भी हमने स्टडी चालू किए थे तो हमने नोज पढ़े थे, आईज पढ़े थे, ईयर पढ़े थे। ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़े थे बेटा? क्या क्या देखे थे? 2 आईज होती है, 2 माउथ होता है, 1 नोज होती है, ऐसे पढ़े थे क्या? हेलो, ओके, वेरी गुड। मींस यहाँ पे 1 माउथ, 2 ईयर, 2 आईज, इस तरह से स्टडी किए हैं। उसके बाद हैंड्स होते हैं, साथ ही साथ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट सारा हमें पता है। ओके, एज इट इज बेटा ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स, जिसमें जैसे स्पेशली कॉकरोच की हम बात करें तो कॉकरोच का बॉडी सेगमेंटेशन कैसा है, एक्सटर्नली कैसे दिख रहा है, इंटरनली किस तरह से उसका रोल होता है, ये सारी चीजें बेटा हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 में स्टडी करेंगे। यूनिट 2 होने के बाद बेटा सबसे पहले तो एक्चुअली एनसीईआरटी ने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे सीक्वेंस दिया है,
हम हमारा एक सीक्वेंस चलाएंगे, एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो वैसे हमें सेल जो है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आज जितना भी आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो देख रहे हो वो एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, आपको मालूम है कि एक सिंगल सेल, और यही सिंगल सेल जो है आपस में जब कंटिन्यूसली जब ज्वाइन होती है तो इस तरह से एक कंप्लीट एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो जाता है। जैसे कंप्लीट बॉडी का जो डेवलपमेंट यदि हम देखें तो ये कंप्लीट बॉडी जो डेवलप हुई है, कंप्लीट एक लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे आया है, ओके, तो वो भी एक सिंगल सेल से ही आया है। तो ये कैसे हुआ और क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, जस्ट वेट बेटा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, सेल जो है जिससे एक कंप्लीट लाइफ फॉर्म जो है ये डेवलप हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ बेटा सेल में जो कंपोजिशन होता है, जैसे कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और सेल का डिवीजन जो होता है बेटा, जिससे एक कंप्लीट बेटा सेल टू सेल जब डेवलप होता है तो बॉडी और ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है एंड ग्रोथ होती है। ये हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे बेटा। आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी जो बता रहा हूँ जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पोर्शंस, कहाँ कहाँ पे क्या स्टडी करना है, जल्दी से इसको हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फाइनली आगे का जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो तो एक बार पहले रिस्पॉन्स करो बेटा, मेरा वॉइस क्लियर है बेटा, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आप लोगों को? यस और नो में चैट बॉक्स में जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, बाय चांस देखिए हो सकता है कि नेटवर्क फ्लक्चुएशन आपके साइड या मेरे साइड हो, तो बीच में वॉइस जो है वो क्या है, ब्रेक होने लग जाती है। और ऐसा यदि प्रॉब्लम आया तो एक बार आप मुझसे पूछ लो, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपके साइड से प्रॉब्लम है या मेरे साइड से? बाकी भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है बेटा, ठीक है? तो सभी लोगों से हम लोग डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करने के बाद बेटा आपको क्या करना होगा, क्लास को अगेन रीज्वाइन करना पड़ेगा। जो लिंक मिला सेम लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही रीज्वाइन करना है आपको, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यदि बीच में यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है वॉइस ट्रबलिंग से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी। तो 3 यूनिट्स हम लोगों ने देख लिए बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पर? प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी की यदि हम बात करें तो अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम एडिशनल कुछ कंसेप्ट जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली हम इस तरह से देखेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा बेटा, कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन की वजह से फिर मजा नहीं आएगा जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग एक बेसिक पोर्शन जो है वहां से हम बहुत सारे पार्ट जो है उसको वन बाय वन हम समझते हैं, ठीक है? डायरेक्टली प्लांट फिजियोलॉजी पे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे यदि हम देखें तो एक ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और फाइनली स्टार्ट होने के बाद कहाँ पे पहुंची और कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमें स्टडी करना है, तब जाके हम कहेंगे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज तो अभी आपको ये फिजियोलॉजी क्या है ये नहीं पता है, ठीक है? इसके बाद मेन जो आता है बेटा आपका सभी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में यदि हम देखें तो यहाँ पे भी इसके बहुत सारे पार्ट है। तो अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्टली ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से रिलेटेड सबसे पहले आपको कनेक्ट करता हूँ एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी पार्ट हमारा जो समझने वाला है उसको समझते हुए यहाँ पे हम अपने एक कुछ कंसेप्ट जो है उसको हम देखेंगे। ओके, जस्ट वेट, मैं अपना जो टच पेन है उसको आपके लिए स्टार्ट कर देता हूँ और क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो पहली चीज तो बेटा मुझे ये बताइए, जैसे कि बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो बायोलॉजी का एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है बेटा? वॉइस ब्रेक हो रहा है?
बाकी लोग चेक करेंगे बेटा, अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या बाकी लोगों के साथ? नो। ओके, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक, आप लोग एक बार और चेक कर लो, यदि प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एक बार क्लास को रिज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। ओके, ग्रेट। हाँ, तो चलो हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे, और बायोलॉजी के कंसेप्ट के साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या चीज, एक्चुअल बायोलॉजी जो है इसमें हमें क्या पढ़ना है और इसमें जो इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी की वो हम देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा सबसे पहले हम देखें तो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी दो टर्म से लिया हुआ है। पहली चीज तो एक तो बायो और दूसरा क्या है बेटा, लॉजी। तो बायो एंड लॉजी यदि हम देखें तो बायो जो है बेटा और लॉजी, तो हमारे साइंस में बेटा जो भी लैंग्वेज यूज होती है वो दैट लैंग्वेज से लिए हुए वर्ड होते हैं, या तो वो ग्रीक होंगे या फिर क्या होगा बेटा, लैटिन होगा। या तो ग्रीक होगा या फिर क्या होगा, लैटिन होगा। समझ में आ गया? तो अब ग्रीक और लैटिन जो वर्ड है वो हम डायरेक्टली उसे उस टर्म में समझे तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसे अपनी लैंग्वेज में समझे तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो बायो मीन्स क्या होता है बेटा, तो बायो एक्चुअली जो सिंपल टर्म हम देखें तो बायो लिया हुआ है बायोस से, और लॉजी जो लिया हुआ है टर्म ये आता है बेटा लोगस। ओके, तो इसे हम सिंपल टर्म में यदि हम समझे बायो एंड लोगस, तो बायो मीन्स क्या होता है बेटा, लाइफ, और लोगस मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो इस तरह से यदि हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझे तो बायोलॉजी की डेफिनेशन जो है क्या होंगी बेटा, स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ में हम देखें तो किसका लाइफ, तो लाइफ जो है बेटा किसका होगा, तो या तो ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका ही लाइफ, उनका ही स्टडी होगा। तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या चीज बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इनका लाइफ का स्टडी करना क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। बेटा मुझे यहाँ पे आप लोगों का जो स्क्रोलिंग है वो नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज मैं आपको क्लास से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सभी लोगों के नेम शो होंगे और जिसका भी स्क्रोलिंग दिखा उसे मैं क्लास से आउट कर दूंगा, इसलिए फोकस करो टोटल जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उस चीज पर। ओके, हाँ बेटा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, वॉइस का मैंने आपको स्टेटमेंट दिया तो आप बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगे, एक बार चेक करो वॉइस का प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ है बेटा। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है ऐसे कितने लोग हैं, कोई नहीं है, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे वॉइस क्लियर है क्या। वॉइस क्लियर है बाकी लोगों के साथ, ओके चेक करेंगे, क्लियर है, ऑल क्लियर। सौरभ, मंजरी, पीयूष, खुशबू, क्षितिज, समृद्धि, आर्यन, हर्षिता, ओके सारे लोगों के साथ बेटा क्लियर है। हर्ष, मिश्राम, आयुष, बेटा और किसी का प्रॉब्लम है जिसका वॉइस का प्रॉब्लम है, नीलम, ओके, आस्था, सिद्धेश, ऑल क्लियर है। ओके बेटा जिसके साथ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है रिज्वाइन करो। ओके, और नो नीड टू राइट, आपको वहां पे साइड में मार्कर पेन जो है वो एक दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक नहीं करना है और राइटिंग नहीं करना है। राइटिंग करते हुए यदि आप मुझे दिखिए तो मैं सीधे क्लास से आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। कुछ प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में या रेज योर हैंड, दो ही ऑप्शन पे आप जाओगे, उसके अलावा और कहीं नहीं जाना आपको। ओके, तो यहाँ पे बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें बेटा तो जो लाइफ है मींस बायोलॉजी यदि हम देखें तो थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लाइफ। किसकी लाइफ बेटा, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इनकी लाइफ का स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। ओके, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है जिनकी लाइफ का हमें स्टडी करना है, ओके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनकी लाइफ का स्टडी करना है, तो अब फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक आता है प्लांट,
ओके, क्या आएगा? एक आएगा प्लांट। दूसरा, प्लांट के अलावा यदि हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये आते हैं। ओके, प्लांट, बैक्टीरिया, और इसके अलावा यदि हम देखें तो हम लोग खुद या फिर एनिमल, ये भी आते हैं। तो ये जो है बेटा, ये सारे क्या कह सकते हैं हम लोग, ये है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी लाइफ का हमें स्टडी करना है। तो अब लाइफ का स्टडी कैसे करेंगे? तो लाइफ के स्टडी मीन्स हमें बायोलॉजी का स्टडी करना है। तो बायोलॉजी के स्टडी में पहली चीज तो लाइफ को लेकर के हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो लाइफ में बेटा हम लोग पहली चीज तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका एक्सटर्नल जो फीचर्स है, एक्सटर्नली किस तरह से दिखाई देता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, उसकी बॉडी की बनावट है, ये सारी चीजों को हमें स्टडी करना है। तो यदि लाइफ का हम एक्सटर्नल फीचर का स्टडी कर रहे हैं तो बायोलॉजी के टर्म में हमें उसे समझना है, तो उसे कहते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? मॉर्फोलॉजी। आज का बेसिक लेक्चर है और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थोड़ी देर के बाद वापस से हम लोग स्लाइड पे आएंगे और स्लाइड पे आते ही बहुत सारी चीजें मैं वापस से आप लोगों को बताऊंगा। टोटल लेक्चर बेटा स्लाइड पर होगा और स्लाइड के साथ ही साथ इस तरह से टच पेन के थ्रू भी आप लोगों का लेक्चर होगा। जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ सुनना नहीं है, नॉन वर्बल तरीके से आप देखोगे और सुनोगे तो आपको लेक्चर बोर लगेगा और क्लास का आपको 100% बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नोटबुक और पेन साथ में रखना है क्योंकि क्लास के एंड में आज मैंने क्या पढ़ाया ये मैं आप लोगों से पूछूंगा। ओके, साथ ही साथ बेटा ये जो लेक्चर है रिकॉर्ड हो रहा है, तो आफ्टर द क्लास लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, लेक्चर का पीडीएफ जो है पीपीटी के फॉर्म में जो रहेगा वो मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो राइटिंग जो हो रहा है जहाँ पे आपको इस तरह से नेम शो होगा, ये राइटिंग वाला डेटा आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज आपको नोट करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ जो है, लाइफ की एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा बेटा? मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाएगा ये? मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे इसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें और इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सपोज कोई एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, ठीक है, इवन माइस की हम बात कर ले या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। एक्सटर्नली हमने देखे तो वो तो कहला रहा है मॉर्फोलॉजी, लेकिन बेटा बाहर से तो हर कोई समझ लेंगे, लेकिन इसके बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर की बनावट क्या है उसको हमको देखना है। तो बॉडी के अंदर यदि हमें स्टडी करना है तो वो क्या कहलाता है बेटा? एनाटॉमी। क्या कहलाएगा ये? एनाटॉमी कहलाता है। टर्म याद रखना बेटा, एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। दो चीज हो गई। अब इसके बाद बेटा अब एनिमल हो या फिर प्लांट हो या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स, तो अभी यहाँ पे इसमें जो इसका लाइफ है, या एटलीस्ट हम एक प्लांट की बात करते तो प्लांट में पहले तो एक सीड था, सीड का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन होने के बाद सीड का डेवलपमेंट हुआ और कंप्लीट एक प्लांट बन गया, फ्लावर आ गए उसमें बहुत सारे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो डेवलप होगा, ओके, इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे बेटा इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, तो यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा? तो उसके लिए बेटा एक टर्म यूज होता है, वो कहलाता है फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? ये फिजियोलॉजी कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये वाला पोर्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो इसी के साथ साथ आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी का पोर्शन हम देखते हैं। तो अब बेसिक्स जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किए बेटा, तो इस बेसिक्स में पहली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे, क्या क्या देखे बेटा? एक तो हमने एनाटॉमी देखे और मॉर्फोलॉजी। तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का जो स्टडी हमें करना है वो शुरुआती जो पोर्शन है हमारा बेटा यूनिट 1 और यूनिट 2, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है बेटा किस चीज की? फिजियोलॉजी की। किस चीज की बात आती है? फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है? तो फिजियोलॉजी मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्लांट जब बड़ा हुआ तो उसके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे। अब वो क्या चेंजेस हो सकते हैं? मीन्स उसके बॉडी के इनसाइड में कुछ ना कुछ
बायोकेमिकल हम चेंज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? बायोकेमिकल चेंज मींस उसको हम कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को मैं आरएक्शन लिख रहा हूं, थोड़ा समझेंगे। तो बायोकेमिकल रिएक्शन को हम सिंपल बायोलॉजिकल टर्म में हम समझे तो वो कहलाता है बेटा मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। तो अब यहाँ पे ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही है मींस हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मींस एक बच्चा जब बर्थ किया, फिर उसने ब्रेस्ट फीडिंग किया, उसके बाद उसका डेवलपमेंट, बॉडी ग्रोथ हो रहा है, वो खाना खा रहा है, खाना उसके फिर बॉडी में जो फूड कंज्यूम किया उसका डाइजेशन हुआ, उसने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ के हेल्प से बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसका सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ब्लड का भी सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज जो हो रही है ये क्या है? तो इसको बेटा सिंपल टर्म में हम स्टडी करें तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी। क्या कहलाएगा बेटा ये? फिजियोलॉजी। नो नीड टू रिमेंबर ऑल डेफिनेशंस, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना। एनाटॉमी मींस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, फिजियोलॉजी मींस क्या होता है? स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिर स्टडी ऑफ ऑल फंक्शंस that occurs inside the living organisms, living body, वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। हेलो, समझ में आया क्या बेटा? एक बार यस और नो में रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। आयुष, अनुश्री, समृद्धि, आस्था, श्याम, हर्षिता, ओके, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का आंसर यस आ रहा है। वेरी गुड बेटा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं आप लोगों को जो यहाँ पे क्या बता रहा था, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे दो टर्म याद रखना बेटा। प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, प्लांट के अंदर किस तरह का रिएक्शंस हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और एनिमल या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले यदि हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे तो बाकी सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मीन्स सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में यदि हम अपने आप को जब अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो हर चीज जो है हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स इसमें हमें क्या पढ़ना है, ओके, ये हम देखते हैं। तो वन बाय वन एक एक पार्ट हम समझेंगे। जस्ट वेट, ओके। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने के पहले, ओके, क्या चीज? ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है से स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे कुछ कंसेप्ट जो है वो हम देखते हैं। कंसेप्ट जो है, स्क्रीन शेयर करने दो। ओके, तो देखिए बेटा, पहली चीज तो फर्स्ट कंसेप्ट हमें यहाँ पे जो देखना है, एक हम ह्यूमन की बात करते हैं, ओके, और ह्यूमन की लाइफ, और लाइफ को मेंटेन रखना है। क्या चीज बेटा? लाइफ को यदि मेंटेन रखना है तो कुछ चीजों का नीड होता है। क्या आप जानते हो किस चीज का नीड होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे। चलो, आप लोगों को वॉइस में भी एक्सेस दे रहा हूं ताकि कुछ क्वेश्चंस मुझे आप लोगों से मिले। ह्यूमन की लाइफ को मेंटेन करना है, किस चीज का नीड होता है? बताएंगे बेटा जल्दी से। फूड। वेरी गुड, फूड, एनर्जी, ऑक्सीजन, वाटर, प्रोटीन। वेरी गुड बेटा, गुड। चलो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर पॉजिटिव और अच्छे मिले। तो वेरी गुड बेटा, ह्यूमन की लाइफ को मेंटेन रखना है तो यहाँ पे नीड, यदि सिंपल टर्म में यदि हम समझे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज, तो इन सबके बाद जो बनेगा, जो फॉर्म होगा, वो क्या होगा? एनर्जी। मीन्स ह्यूमन की लाइफ को मेंटेन करना है तो इसके लिए चाहिए होता है एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा?
तो एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कहां पर है बेटा, फूड के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो फूड को सबसे पहले बेटा ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तब जाके ही वहां से एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मींस आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, मींस फूड को क्या करना है बेटा, तोड़ना है। अब फूड मींस हमें क्या क्या फूड हमें मिलेंगे, तो सबसे पहले बेटा एक तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इसी के साथ साथ क्या कह सकते हैं बेटा, प्रोटीन, लिपिड जिसे फैट कहते हैं। ओके, तो ये बेटा कुछ फूड है जिसमें एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है, और ये स्टोर्ड हुई एनर्जी जो है यहाँ से हमारा बॉडी जो है क्या कर सकता है बेटा, एनर्जी कंज्यूम कर सकता है। ओके, मीन्स ह्यूमन की लाइफ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है बेटा, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मीन्स फूड को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, फूड को तोड़ना पड़ेगा। और फूड को तोड़ने के लिए एक सिंपल मैकेनिज्म यदि हम समझे तो फूड को क्या करना पड़ेगा बेटा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट, मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड जो है बहुत जरूरी है। मीन्स आज का जो हमारा लेक्चर है, जो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस हम समझ रहे हैं, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, क्या चीज बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मीन्स अब देखो आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लेक्चर है, ओके, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हमारा लेक्चर है, यूनिट 5 चैप्टर नंबर 16, जिसमें फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट चैप्टर जो आता है ये आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि सिर्फ ये फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है आप लोगों को, समझ गए। बॉडी से एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो हमारे बॉडी से एनर्जी कब प्रोड्यूस होंगी, तो बेटा ये कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें समझना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे फॉर्म हो रही है। क्योंकि सिर्फ बेटा फूड को ऑक्सीडाइज करना है, तो फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चीज चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। ओके, फूड को ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से आएंगी, ब्रीथ करना पड़ेगा। वेरी गुड, मींस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा ये एक हमारा यहाँ पे ये हमारा ये बॉडी है, ऐसा मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि ये जो है ये एक पर्सन है और ये पर्सन का बॉडी है, ये पर्सन के हैंड से इस तरह से, ठीक है, और उसी तरह से ये बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। सपोज इस पर्सन को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ पे चाहिए बेटा, बॉडी के इस पार्ट पे, इस हैंड को यहां से ऐसा ऊपर उठाना है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो डायरेक्ट आ जाएगी क्या बेटा एनर्जी। हमारे बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है बताएंगे जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हमारे बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, वेरी गुड, आयुष का आंसर आया, हर्षिता वेरी गुड, नो बेटा अश्लेषा चेक करो अपना आंसर, एटीपी के फॉर्म में होता है। वेरी गुड श्याम, शहनवाज, सौरभ, आर्या बेटा नो, ओके एटीपी। ओके, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, तो अब यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को यहां से हाथों को ऊपर उठाना है तो उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए कहां से एनर्जी आ रही है, तो देखो बेटा सबसे पहले तो उसको फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा। फूड कंज्यूम किया उसने, अब जो खाना खाया उसने वो एक कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम किया, मीन्स उसने कार्बोहाइड्रेट लिया। कार्बोहाइड्रेट को बेटा पहले तो सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो सिंपल फॉर्म में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन। फिर फूड का क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन हुआ, मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ। अब वो जो ग्लूकोज आया वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा।
तो ग्लूकोज के एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनली अभी यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज चला गया। तो अब ब्लड में ग्लूकोज जो गया बेटा, तो उसने यहाँ पे देखो फूड खाया, वो उसके स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद मैं इमेज बता रहा हूँ आपको बेटा, 3D पिक्चर्स भी हमारे पास, ठीक है। अब फूड यहाँ से उसके बॉडी में गया, लेकिन बॉडी में यहाँ जाने के बाद फाइनली उसको उस फूड को उसके हैंड के यहाँ तक के लेके आना है। तो अपने आप तो आएगा नहीं बेटा, तो उस फूड को वहां तक लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सर्कुलेट करना पड़ेगा। मींस ब्लड की हेल्प से जो फूड है उसके उस हैंड तक के पहुंचेगा। पहुंच गया, इसके इस हैंड तक के फूड पहुंच गया। लेकिन बेटा फूड को तोड़ना है, तो फूड को तोड़ने के लिए बेटा ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन फूड का ब्रेकडाउन मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो उसके लिए उसको ब्रीथ करना पड़ेगा। ब्रीथिंग कहां से हुई बेटा, तो ब्रीथिंग तो उसकी नोज से हो रही है। नोज से ब्रीथ होने के बाद लंग्स तक के गया, तो उस लंग्स से ऑक्सीजन को पकड़ के, ठीक है, उस लंग्स से ऑक्सीजन को भी पकड़ना है, और ऑक्सीजन को पकड़ के बेटा उसके इस हैंड्स तक के लेके आना है। ओके, लंग्स से ऑक्सीजन को हैंड्स तक के लेके आना है बेटा, समझ गए। अब हैंड्स तक के आ गया, आने के बाद अब वो फूड ऑक्सीडाइज होगा, तब जाके एनर्जी बनेगी, और अब वो उस एनर्जी का यूज करके अपने हैंड्स को यहां से ऊपर उठा सकता है। समझ गए। तो इस तरह से बेटा 3 टाइप का मैकेनिज्म्स यहाँ पे हो रहा है। मींस यहाँ पे एनर्जी बनाने के लिए फूड को डाइजेस्ट करना है, ऑक्सीजन भी लेना है, बॉडी फ्लूइड जो ब्लड है उसकी हेल्प से फूड को टारगेट ऑर्गन और टिश्यू तक के पहुंचाना है। अब आप बोलोगे सर ये 3 चैप्टर में ही तो काम खत्म हो गया, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 चैप्टर्स और दिख रही है, ये क्या है। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो 3 चैप्टर्स में जो काम हो गया है, तो उसके बाद आगे जो है जब एनर्जी बनेगी, तो कभी भी बेटा देखना, जब एक प्रोडक्ट जो है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इतना बड़ा, जब इसको तोड़े हमने 2 प्रोडक्ट में, तो इसको तोड़ने के बाद एक जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमारे काम का रहेगा, बट दूसरा जो है हमारे काम का नहीं रहेगा। मींस ये जो सेकंड प्रोडक्ट जो है वो कहलाएगा क्या चीज बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाएगा। जिसके साथ वीडियो बेटा ब्रेक हो रहा है रिज्वाइन कर लो एक बार, जनरली ऐसा होता नहीं है। ओके, हाँ, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको रिमूव करना है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उसका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जब हमारे को एनर्जी रहेंगी तो हम तेजी से भाग पाएंगे बेटा। ओके, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है वो हमारे ब्रेन पर, हमारे हार्मोन्स पर काम करेगा। कुछ ना कुछ सिग्नल्स तो जाएंगे ना, तभी तो प्रोसेस होगा, अपने आप नहीं होने वाला है। मीन्स इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, जो कहलाता है बेटा हमारा कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो बेटा 11th NCERT यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की जर्नी है बेटा हमारी, जिसमें आप लोग, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑपरेशन जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। तब जाके हमारा ये लेक्चर्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे एनिमेशंस, बहुत सारे ग्राफिक्स, बहुत सारी पिक्चर्स है बेटा, जिसकी हेल्प से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इंटरेक्टिव क्लास रहेगा, बहुत मजा आएगा। जैसे मैं आप लोगों को बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, एक बात याद रखना, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। ओके, जहां पे भी डाउट आता है आप लोगों को, मेरा नंबर है आपके पास, ठीक है। ग्रुप में एक्सचेंज आई नो के नाम पे आपको मिलेगा, ठीक है। नाम तो आपको पता चल गया वैसे क्या है, ठीक है, सोनी सर करके आप सेव कर लीजिए मेरा नंबर। कभी भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए, ओके, सारे क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, टेस्टी सा डिलीशियस फूड आप देख रहे हो, जिस फूड से आपको एनर्जी मिलेंगी। ओके, और एनर्जी कैसे मिलेगा ये हम देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है, इसी तरह से आप लोग भी पढ़ोगे तो रियल में बेटा आपका नीट का एग्जाम क्लियर हो ही जाना है। मीन्स कहते हैं ना बेटा कि इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग दैट यू नेवर हैड, यू हैव टू मेक
every effort to get something that you have never done. ओके अब कुछ लोगों को यदि नहीं समझा होगा तो सिंपल बता देता हूं उसका मीनिंग क्या है। कुछ ऐसा पाने की चाह में जो आपके पास कभी न थी। यदि आप उस चीज को पाना चाहते हो तो आपको हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं किए। मीन्स आपको डॉक्टर बनना है जो कि आप कभी नहीं हो, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको ऐसी पढ़ाई करना पड़ेगा जैसे आप अभी तक के नहीं किए हो। एक बात याद रखना बेटा, समझ गए? हो सकता है बीच में आपको प्रॉब्लम आए, नहीं समझे नहीं या फिर नहीं हो पा रहा है, इन सारी चीजों को छोड़ देना। मैं बैठा हूँ, मैं बायोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, हर चीज हर एक कंसेप्ट, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन बेटा आपको क्या समझा और क्या नहीं समझा, ये मुझे यदि समझा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मतलब आपके कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज होती है, बेझिझक आप मुझसे पूछिए। पहली चीज समझे, कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप उसको मुझसे शेयर कीजिए बेटा, रिलेटेड टू बायोलॉजी। बहुत अच्छी तरह से हर चीज क्लियर होगा, क्योंकि आप मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, तब जाके ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन मीन्स फूड, जिसमें बेटा जो फूड है हमारा मीन्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन्स, आयंस, ये सारे आते हैं। ओके मीन्स यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो, क्योंकि न्यूट्रिशन रहा तब जाके हमें क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। ओके तो न्यूट्रिशन मीन्स क्या बेटा, एक ऐसा प्रोसेस, क्या कह सकते हैं हम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्टेन कर रहा है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिजम्स का लाइफ जो है वो क्या होगा बेटा, मेंटेन होगा। लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ह्यूमंस को न्यूट्रिशन चाहिए होता है बेटा। और न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, ये सारी चीजें प्रेजेंट है बेटा। ओके तो अब यहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन है, तो इसमें एक्चुअल न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो बेटा, ये जो फूड है आप खाओगे तो इस फूड में आपको हर टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारी चीजें मिलेगी, जिसकी वजह से पाएंगी आपके बॉडी में और आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाओगे। ओके चलो, तो कोई बता सकता है बेटा न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है? आपको एक्सेस दे रहा हूँ वाइज में, ये लो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन? आप पढ़े होंगे बेटा। हाँ बेटा। Nutrition is a process of taking food inside our body. वेरी गुड। क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या टाइप्स हो सकता है इसमें? ऑटोट्रॉफी। क्या चीज बेटा? ओके चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए बेटा, न्यूट्रिशन में सबसे पहले फूड जो है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंजेस्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, हर्षिता का आंसर आया था। फूड को सबसे पहले बेटा इंजेस्ट करना पड़ेगा। ओके विद द हेल्प ऑफ माउथ, फूड जो है हमारा बॉडी फूड को क्या करेगा बेटा, इंजेस्ट कर रहा है। माउथ में एक प्रोसेस होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, चीविंग का प्रोसेस कहते हैं। चीविंग के प्रोसेस के बाद फाइनली फूड जो है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन तक पहुंचा। स्टमक और इंटेस्टाइन तक पहुंचते ही फूड को क्या किया बेटा, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेशन ऑफ फूड इज द सेकंड स्टेप, सेकंड मैकेनिज्म, सेकंड प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। डाइजेशन होने के बाद फूड का जब डाइजेशन हुआ तो उसे एब्जॉर्ब करना है, तो हमारे बॉडी में बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रो विलाई प्रेजेंट होता है। ओके पहली चीज तो बेटा डाइजेशन का प्रोसेस क्या है और फूड कहाँ कहाँ पर डाइजेस्ट होगा ये हम देखते हैं, फिर हम आगे के प्रोसेस पे जाएंगे। तो इंजेशन तो आपको समझ में आता है बेटा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इंजेशन मीन्स हमारे बॉडी में माउथ जो है पहले तो चीव कर रहा है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड का यहाँ पे रोल रहेगा। स्टमक और इंटेस्टाइन में जा करके जो स्टार्च है जिसको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं बेटा हम लोग, उसका सिंपलर फॉर्म में क्या होगा बेटा, कन्वर्सन होगा। ओके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके फूड हो गया डाइजेस्ट। तो जो डाइजेस्ट हुआ फूड है बेटा अब उसे हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि डाइजेशन का नीड क्यों है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बेटा इतना बड़ा एक
फूड दे दिया, अब आपको बोला बेटा निगल लो विदाउट चबाए, ठीक है। तो एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग बेटा आपकी जो होगी वो कब होंगी, कब पॉसिबल है, जब तक फूड जो है एक कॉम्प्लेक्स फूड जब तक के सिंपल फूड में कन्वर्ट नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक के आपका बॉडी उसको अंदर लेके जा पाएगा क्या, नहीं। तो एज इट इज सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है मीन्स ये जो फूड है ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है। अब इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट कर दिया तो बॉडी इजीली उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, वन बाय वन ये प्रोसेस कैसे हो रही है और क्यों हो रही है ये भी हम समझेंगे। ओके, बट हम जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम देख रहे हैं बेटा। आज का आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग यहाँ पे क्या चीज, बहुत सारे कंसेप्ट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो बेटा, जो फूड हमारे बॉडी से डाइजेस्ट नहीं हुआ उस फूड को हमारे बॉडी से बाहर करना है, और जो फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो जो फूड का यूटिलाइजेशन होगा उसे एसिमिलेशन कहते हैं, और जो फूड हमारे बॉडी से बाहर आउट हो जाएगा उसे इजेशन कहते हैं। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे 5 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स होती है जो कहलाती है बेटा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट आता है इजेशन। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा इंजेशन, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन, इंजेशन मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को हमारे माउथ के थ्रू टेक किया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं बेटा, हमारा ये है एनसीईआरटी का डेटा, ठीक है। आप लोग एक बात याद रखना कि हमारे जो नीट के लिए बेटा जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल बेस्ड होते हैं एनसीईआरटी पर। मींस एनसीईआरटी हमारे लिए मेन बुक है, थोड़ा बहुत हम 2% किसी एक चैप्टर में और किसी कुछ पोर्शन में बेटा 20% हम एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे को एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो मेन हमारे लिए जो बुक रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा। आज आप लोगों को एनसीईआरटी का पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना। एनसीईआरटी बुक नहीं होगा तो चैप्टर नंबर 16 जो है बेटा ये आपका एनसीईआरटी बुक है, ये बुक में आज आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके, तो वहां से आप लोग स्टडी करना चालू कर देंगे। देखिए बेटा, पहली चीज तो जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जो है क्या कह रहा है हमसे वो हम समझेंगे। फर्स्ट पेज मीन्स यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये समझाया हुआ है। ओके, तो चलो वन बाय वन हम समझेंगे। पहली चीज तो बेटा फूड जो होता है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। ओके, फूड में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, यही चीज मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूँ। फूड से एनर्जी प्रोवाइड होती है, मतलब फूड हमको एनर्जी देता है। कैसे देगा, तो फूड बेटा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद ही तो एनर्जी बनेगी। तो देखो यहाँ पे क्या चीज, पहली चीज मैंने आपको जो भी बताया ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया वो हम देख लेते हैं। तो देखो पहली चीज तो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, होता है भैया, क्योंकि फूड नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। मेजर कंपोनेंट हमारे फूड के हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये भी मैंने बताया। बट इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के अलावा हमारे फूड में हमारे लिए जो जरूरी है तो विटामिन चाहिए हमको, और साथ ही साथ मिनरल्स भी चाहिए। बट कैसे चाहिए बेटा, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए। ओके, अब देखो यहां से एग्जाम में आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन आएगा फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड ऑप्शन आएगा द माइनर कंपोनेंट और फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। थर्ड ऑप्शन आएगा विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। फोर्थ ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। चलो बताओ आंसर कौन सा आएगा बेटा इसमें, देखते कितने लोगों को समझ में आया। पार्थ का आंसर आया है, खुशबू का आंसर आया है, मंजरी वेरी गुड, वाह सभी लोग। श्याम बेटा आपने ध्यान से समझे नहीं, अश्लेषा आपने क्वेश्चन सुने नहीं, हर्षिता आप भी गलत हो। बेटा नेक्स्ट टाइम से अपने रियल नेम से क्लास ज्वाइन करना,
ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता रहेगा आपका नेम क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे आपके नेम से मैं आपको बोल पाऊंगा, समझा पाऊंगा। ठीक है, ये PC 1 2 3 ABCD ये क्या है। चलो, तो यहाँ पे बेटा आपको यदि जैसे समझा नहीं था, मैंने यहाँ पे वर्ड के साथ फेरबदल किया है। यहाँ पे मेजर कंपोनेंट की जगह माइनर कंपोनेंट बोला था, स्मॉल की जगह पे लार्ज क्वांटिटी बोला था। तो दोनों भी स्टेटमेंट जो है ये गलत होते हैं बेटा। ओनली वन फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट था, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। और ये जितने भी पॉइंट्स है बेटा टोटल एज इट इज एनसीईआरटी से ही उठाए हुए हैं बेटा। आप एनसीईआरटी होंगी आपके पास तो चेक कर लो, और क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। समझ में आया? एकदम सिंपल टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, बट अवेयर रहो, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहो, क्या बताया जा रहा है उस चीज को समझो। वेरी गुड खुशबू। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये चीज तो हमें समझ में आ गई, फूड से हमें मिलता है एनर्जी, ये भी हम लोगों ने देखे। तो देखो बेटा यहाँ पे फूड जो है प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये भी स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है। ओके, क्या बताया यहाँ पे, फूड जो है एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है ग्रोथ भी होगा और हमारा जो टिश्यूज है वो रिपेयर भी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट बेटा फूड जो है, अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि फूड में हमको मिल गया कार्बोहाइड्रेट, हमको मिल गया प्रोटीन, हमको मिल गया फैट, हमको मिल गया विटामिन, हमें मिल गया मिनरल्स। बट इसके अलावा भी ये सारी चीजें मिल जाए, एक चीज नहीं मिलेगी तो काम नहीं चलेगा। क्या है वो? सब मिलने के बाद भी एक चीज यदि नहीं मिला तो वो क्या कहलाएगा? काम नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन, वेरी गुड। एक और चीज है वाटर। ऑक्सीजन का रोल तो बता ही दिया बेटा। मींस वाटर जो है, जितना भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उस फूड को तोड़ना है, उससे एनर्जी निकालना है, तो बेटा वाटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा, जितना भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा, वाटर की वजह से ही होगा। और साथ ही साथ ये डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। यहाँ पे रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपने देखे होंगे बेटा, कभी कभी आपके बॉडी में ब्रेकेज आ जाते हैं, कट जाता है, चोट लग जाती है, तो आपके टिश्यूज का रिपेयरिंग होता है, वापस से हीलिंग हो जाता है, नए टिश्यूज आ जाती हैं। पुरानी सेल डेड होती है बेटा, तो नए सेल्स वहां पे फॉर्म होता है। तो इस तरह से टिश्यूज का रिपेयरिंग जो है उसके लिए बेटा फूड का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइजेशन? ओके, पहली चीज तो डाइजेशन का नीड क्यों है और डाइजेशन होता क्या है। क्या होता है बेटा डाइजेशन? सिंपल टर्म में क्या कह सकते हैं हम बताएंगे। वॉइस में एक्सेस दे देता हूँ, हैंड रेस करेंगे बेटा, परमिशन लेंगे, उसके बाद आपको चांस मिलेगा क्वेश्चन का आंसर बताने का। श्याम बेटा ओके, आप बोलो। सौरभ? breakdown of food. breakdown of food. वेरी गुड, ठीक है, बट हमको एनसीईआरटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है थोड़ा सा। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ फूड तो बिल्कुल एक सिंपल टर्म है, हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड से बेटर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो फूड का ब्रेकडाउन तो मींस फूड में जो सब्सटेंसेस है, सिर्फ फूड का ब्रेकडाउन का मतलब ऐसा कि हमने फूड को चीव कर लिए और चीव करने के बाद फाइनली फूड का ब्रेकडाउन हो गया, ऐसा भी मीनिंग निकलता है। बट बेटा एक्चुअली इसको सही टर्म में हम समझे तो फूड का ब्रेकडाउन जो है वो कैसे होगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में मींस सिंपल इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो कहलाता है बेटा डाइजेशन। लेकिन फर्स्ट डेफिनेशन हम आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, डायरेक्ट वही हम टर्म समझेंगे जो हम जानते हैं, हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लार्ज फूड मॉलिक्यूल जो है इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, किसमें बेटा? स्मॉल पीसेस में, दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन का नीड क्यों है? क्वेश्चन ये है कि डाइजेशन का डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया, ये जो फूड आप खा रहे हो यदि डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? प्रॉब्लम हो जाएगी। डाइजेशन का नीड क्यों है? डाइजेशन का नीड इसलिए बेटा क्योंकि फूड जो है इसमें स्टार्च, ओके,
ये सारे बेटा लार्ज कंपाउंड है। तो ये जो लार्ज कंपाउंड है ये हमारे बॉडी की वॉल जो है वहां से पास नहीं हो पाएंगे। अब हमारी बॉडी की वॉल मीन्स कहाँ पर, तो देखो बेटा यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा फूड आपने खाए, इधर एसोफेगस में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया। यदि ये फूड जो है इस तरह से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तो ये हमारे बॉडी से इस फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। मीन्स यहाँ पे जो विलाई है उस विलाई से एब्जॉर्ब करना है फूड को। तो अब यहाँ पे देखो जैसे कि सपोज ये विलाई का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये फूड इतना बड़ा है और इतने बड़े फूड के लिए यहाँ पे ये पोर साइज इतना बड़ा है तो ये फूड इजीली यहाँ से अंदर चला जाएगा। लेकिन यदि ये फूड और इससे बड़ा रहता तो ये फूड यहाँ से आगे नहीं जा पाता। इसलिए फूड को क्या करना पड़ेगा बेटा, एब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके एनसीईआरटी में बेटा इस तरह से एक डायग्राम मिलेगा आपको सेकंड पेज पे। इस डायग्राम को अच्छी तरह से लर्न कर लेना क्या क्या कंसिस्ट होता है। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा मेनली यदि हम देखें तो इसमें आता है एलिमेंटरी कैनाल। क्या चीज आएगा बेटा, पहले तो एलिमेंटरी कैनाल और दूसरा आता है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। समझ गए। बट ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल बेटा एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पाइप के समान एक स्ट्रक्चर है। ओके, इस तरह से हम एक ड्रॉ करें तो इस तरह से बेटा एक हॉलो कैविटी एक पाइप के समान इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एक लॉन्ग पाइप है लेकिन ये पाइप जो है इसको अब यदि हम देखें तो यहाँ पे हम इसको माउथ बोल रहे हैं, फिर आगे बढ़ा तो फेरिंग्स कह रहे हैं, उसके आगे बढ़ा तो एसोफेगस कह रहे हैं, फिर और आगे बढ़ा तो स्टमक कहलाएगा, फिर और आगे बढ़ा तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाएगा, फिर और आगे बढ़ा तो लार्ज इंटेस्टाइन कहलाएगा। बट इसको सिंपल टर्म में हम बोले तो ये होता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल। समझ गए, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल ही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो दोनों भी बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप दोनों भी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो इसमें देखिए वन बाय वन सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले फूड। अब देखिए यहाँ पे ये जो ह्यूमन बॉडी का जो मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेटा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा हमको लंग्स का भी स्टडी करना है, ठीक है, उसी के साथ साथ हार्ट का भी स्टडी करना है। तो मेजर जो कंपोनेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, वो सारी चीजें हम इस डायग्राम से एक बार देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, उसके बाद ही बेटा हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मीन्स फर्स्ट आता है बकल कैविटी जो कि हमारा माउथ में हमारा जो अंदर का जो कैविटी होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा, बकल कैविटी। टंग वहां पे प्रेजेंट होता है, ये भी आप जानते हो। टीथ वहां पे प्रेजेंट है, ये भी आप जानते हो। उसके जस्ट पीछे साइड में बेटा आपको जो दिखाई दे रहा है वो सलाइवरी ग्लैंड है। अब फूड यहाँ से होते हुए यहाँ से आगे पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फेरिंग्स से इधर साइड बेटा ट्रैकिया है, ऊपर एपिग्लॉटिस आता है। नाम सुन लो, सभी के फंक्शंस में बताऊंगा एपिग्लॉटिस क्या होता है, आगे चल के मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, सिर्फ अभी नाम सुनो, नहीं तो दोनों चीजें आप देखोगे तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है बेटा क्या चीज, एसोफेगस। ओके, क्या चीज है, एसोफेगस हो गया। एसोफेगस के बाद इधर स्टमक है, ये डायफ्राम है और ये क्या है, लीवर। स्टमक के पीछे में बेटा स्प्लीन होता है और नीचे में क्या प्रेजेंट है, नीचे साइड में पेनक्रियास। तो देखो यहाँ पे एसोफेगस के जस्ट ऊपर ये कैविटी जो होती है ये हो गया डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट अपर पोर्शन जो है बेटा यहाँ पे हमारा लंग्स प्रेजेंट है। ओके, क्या प्रेजेंट है हमारे यहाँ पर, लंग्स प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आगे हम आते हैं तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, लीवर। ओके, फिर ये एक स्पिंक्टर्स होता है, कार्डियक स्पिंक्टर्स, इसका रोल क्या है आगे समझेंगे हम लोग, नाम से भी याद रखना है अभी आप लोगों को। स्टमक आप जानते हो, आप लोगों ने स्टडी किए होंगे। स्टमक के बाद फिर एक और स्पिंक्टर्स आता है बेटा, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। चलो दोनों स्पिंक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन अभी आप लोगों को मैं दे देता हूँ। एक आता है कार्डियक स्पिंक्टर्स और एक होता है बेटा पाइलोरिक स्पिंक्टर्स।
कार्डियक स्फिंक्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर, मतलब एक साइड इसोफेगस और दूसरे साइड स्टमक, दोनों के बीच में बेटा एक कनेक्शन होता है जो क्या कहलाता है बेटा? स्फिंक्टर्स, कार्डियक स्फिंक्टर्स। और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर्स मींस स्टमक, और ये डियोडिनम है, डियोडिनम मींस स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। दोनों के बीचों बीच में एक स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होता है, उस स्फिंक्टर्स को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। दोनों का काम ये है बेटा कि फूड को बेटा स्टमक में कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी की टंकी ऊपर है, पाइपलाइन लगा दिए, नल नीचे लगाया नहीं आपने, कनेक्शन दे दिए, पानी बचेगा क्या बेटा? नहीं। पानी को होल्ड करने के लिए हम नोजल लगाते हैं, नल लगाते हैं, उसको बंद करके रखते हैं। एज इट इज बेटा ऐसे फंक्शन है। पानी को कहां पर, कब तक के, कितनी देर तक के रखना है, एज इट इज ऐसा फंक्शन बेटा स्फिंक्टर्स का होगा। ठीक है, सिंपल टर्म में अभी समझो, बायोलॉजिकल टर्म में इसके आगे मैं समझाऊंगा। सारी चीजें एक ही जगह आप देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक डियोडिनम होता है, एक जिजनम होता है और एक इलियम होता है। ओके, तीनों भी टाइप्स आपको याद रखना है। स्प्लीन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जस्ट स्टमक के पीछे साइड में होता है। पैनक्रियाज भी मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, पैनक्रियाज कहाँ पर होता है। फिर उसके बाद आगे गॉल ब्लेडर लीवर में प्रेजेंट होता है, जो बाइल को टेम्परली स्टोर करके रखता है। बाइल क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ओके, अभी ABCD हम देख रहे हैं, कुछ चीज आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ना है हमें। ओके, डियोडिनम, इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर अपेंडिक्स, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों को मिला के बनता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जितने भी बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये टर्म जो बताया, सभी के बारे में हम लोगों को 1 बाय 1 समझना है अभी। ओके, यहां तक के बेटा समझ में आया सभी लोगों को, यस या नो? यहां तक के किसी को भी डाउट है तो यहाँ पे आप स्लाइड नंबर देख रहे हो बेटा, ये स्लाइड नंबर याद रखिए, और जहां डाउट आता है वहां पे आप पूछ सकते हो। ओके, पार्थ बेटा क्या डाउट है आप पूछ सकते हो, अभी पूछो। हाँ बेटा पार्थ क्या डाउट है पूछ सकते हो आप। स्वयं बेटा आपको कुछ डाउट है क्या? आपके हैंड रेज दिख रहा है। हाँ पूछो, गॉल ब्लैडर का क्या डाउट है, पूछो बेटा। ओके, नो डाउट तो हैंड लोअर कर दो बेटा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन टेक्स प्लेस। बेटा क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ बेटा, बाइल जूस जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, हम पढ़ेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अभी जस्ट लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किए, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या देखे बेटा। ठीक है, अभी तक के यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी किए, इसमें हम लोगों ने बेटा सबसे पहले बायोलॉजी क्या है ये समझे। ओके, बायोलॉजी को समझने के लिए बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे, बायोलॉजी क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे बेटा, बायोलॉजी मीन्स लाइफ। किसकी लाइफ बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम भी आ रहे हैं, एक ह्यूमन भी आ रहा है। ओके, अब ये जो ह्यूमन है इसकी लाइफ जो है वो कैसे मेंटेन रहेंगी, तो उसके लिए नीड है क्या चीज? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा? तो एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, बट फूड से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलेगी। फूड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, उससे क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तब जाके एनर्जी मिलेगी। फूड कौन कौन से बेटा? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, उसके अलावा विटामिन भी है। ओके, बट इन सारी चीजों के अलावा एडिशनल बेटा वाटर और ऑक्सीजन ये भी चाहिए होता है, तब जाके ही बेटा यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स बायो
बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, क्या चीज बेटा? बायोकेमिकल जो रिएक्शन है वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अब स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, बायोकेमिकल, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ध्यान रखो। तो अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है जिसकी वजह से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो अब यहाँ पे जिसके लिए हम सबसे पहले जो स्टडी कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं बेटा? फूड का एक्चुअली डाइजेशन कैसे होगा, मींस डाइजेशन ऑफ फूड के लिए यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट किए, क्या स्टार्ट किए बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने डाइजेशन से रिलेटेड ह्यूमन के कुछ ऑर्गन्स का स्टडी किए। मींस हम लोगों ने यहाँ पे जो है माउथ से स्टार्ट किए, माउथ से स्टार्ट करने के बाद जो लॉन्ग पाइप है वो हम देखे, उसके अलावा हम ऐसे कंटिन्यू होते हुए आगे बढ़े हैं। ओके, तो यही यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर जो है समझ रहे थे। ओके, जिसमें हम लोगों ने अभी एक कंसेप्ट समझे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो फूड है, फूड जो हमारा है, उस फूड में हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है बेटा एक मॉलिक्यूल्स। वो किस फॉर्म में है? हेलो, ये किस फॉर्म में है बेटा? ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है, कौन सा टर्म बेटा? मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज, क्या कहलाएगा ये? लार्ज मॉलिक्यूल। अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, इस लार्ज मॉलिक्यूल को हमारा बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता। जब हमारा बॉडी इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? तोड़ना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट किस तरह से होगा बेटा? तो इसको कन्वर्ट करना है कैसे बेटा? एक इजीली सिंपल सब्सटेंस में। तो ये जो सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा? इसका ब्रेक डाउन होगा। तो ये कहां पर होगा बेटा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होगा। ओके, तो ये हो गया डाइजेशन का डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। ये क्या कहलाएगा बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसमें बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, तो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या हो गया? तो डाइजेशन का डेफिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जो कन्वर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें बेटा? एक बार रीड कर लो जल्दी से डेफिनेशन। ओके, यही बताया था डेफिनेशन थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को, किसमें? सिंपल सब्सटेंस, और वो भी कैसा? सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में फूड जो है कॉम्प्लेक्स फूड वो कन्वर्ट हो रहा है। ये मैकेनिकल भी हो सकता है और बायोकेमिकल भी हो सकता है, दोनों तरीके से होगा। अब ये कैसे होगा? तो बेटा इस फूड के डाइजेशन को समझने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमको पढ़ना है एक तो एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमें यहाँ पे स्टडी करना है वो है एसोसिएटेड ग्लैंड। ओके, अब तक का पार्ट यदि किसी के साथ बाउंसर गया होगा तो डरने की बात नहीं है, नो नीड टू वरी। ओके, बट यहां से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ओके, और ये मेरी श्योरिटी और गारंटी है कि इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इतनी देर से यदि आपने मुझे सुने हो तो यहां से बेटा आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि एक साथ बहुत ज्यादा आपको मैं ओवरलोड नहीं देने वाला हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही समझा रहा हूं, उन कंसेप्ट पर देखना है, आपको फोकस करना है। एनसीईआरटी आपको मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार आप पहले से पढ़ के रहो वो सारी चीजों को, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हाँ बेटा एनसीईआरटी का पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगा क्लास के बाद। ओके चलो, तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको
आगे यहाँ पे जो बता रहा हूं मैं क्या चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट होता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल से आज का लेक्चर जो है हमारा स्टार्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज, क्या बताया था, एक लॉन्ग इस तरह से ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग पाइप के समान एक स्ट्रक्चर है। ऐसा एक पाइप है बेटा, हर जगह पे इसका क्या है, मॉडिफिकेशन है। ओके, जिसको कहीं पर हम माउथ बोल रहे हैं, कहीं पर हम उसको एसोफेगस बोल रहे हैं, कहीं पर स्टमक बोल रहे हैं, कहीं पर वेरी गुड इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है यदि हम यहाँ पर देखें, हाँ वेरी गुड बेटा खुशबू, एंटेरियल ओपनिंग जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा, माउथ कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्टली क्या चीज, अब यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग जो हो रही है, तो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्टिंग होगा वो, अब बेटा ड्राइंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग जो है बेटा कहाँ से होगा, माउथ से होगा। तो माउथ जो है बेटा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, मीन्स हमारा बकल कैविटी। ठीक है, तो जो हमारी बकल कैविटी जो है यदि हम देखें तो इसमें क्या आएगा बेटा, एक तो टीथ आएगा, टंग आएगा। ठीक है, तो टी तो टंग और साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड। वॉइस नहीं आ रहा है क्या बेटा, किसी एक का मैसेज आया, बाकी लोगों का नहीं आया, प्रॉब्लम है बेटा वॉइस का। बेटा वॉइस यदि एक बार थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो तो इट इज एडजस्टेबल। ओके, थोड़ा सा देखो, यदि कंटिन्यूअसली वॉइस ब्रेक हो रहा है तब आप मैसेज करो हेलो। बाकी लोग बेटा जल्दी से रिप्लाई दिया करो, यदि मैंने बोला वॉइस का प्रॉब्लम है तो आप नो सर या यस सर में रिप्लाई दिया करो। अभी सारी चीजें ओके है, आर यू ओके, कंटिन्यू करें आगे, चलो ठीक है। तो यहां पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, माउथ, माउथ में बेटा हम लोग सबसे पहले टिथ, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। क्या चीज देखेंगे हम लोग सबसे पहले, टिथ। और टिथ को लेकर के बेटा तीन टर्म हम समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, टिथ की यदि हम बात करें बेटा, तो ह्यूमन टिथ कैसे होते हैं इसको लेकर के बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ह्यूमन टिथ जो है इसके लिए बेटा तीन टर्म है, एक तो आता है हिटेरोडोंटिथ, एक आता है डाइफियोडोंट, और एक टर्म होता है बेटा जिसे कहते हैं थीकोडोंट। ये तीन टर्मिनोलॉजी जो है बेटा आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके, अब बेटा ह्यूमन टिथ, यदि मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक काम करो, मिरर में जाओ और आप अपने टिथ को देखो, और टिथ को देखने के बाद आप मुझे बताओ क्या सारे दांत आपके एक समान दिखाई दे रहे हैं, साइज में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में सारे एक जैसे हैं क्या, नहीं है। वेरी गुड, तो जब सारे टीथ एक जैसे नहीं है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है, उसे कहते हैं बेटा हिटेरोडोंटिथ। क्या कहते हैं इसे, हिटेरोडोंटिथ, जो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मुझे ये बताओ बेटा कि आपको टीथ लाइफ में कितने बार आते हैं, एक बार टूट गए तो दोबारा आते हैं कि नहीं आते, या आते ही नहीं है, या फिर बार बार आते हैं। वेरी गुड, ओनली 2 टाइम्स ही आते हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे डाई, डाई मीन्स क्या होता है बेटा, 2। फियोडोंट मीन्स टीथ का लाइफ में 2 बार आना, यदि 2 बार टूटने के बाद तीसरी बार नहीं आएगा बेटा, याद रखना, किसी के आते हैं तो वो इंसान नहीं है फिर। ओके, तो डाइफियोडोंट टीथ मतलब लाइफ में टीथ का 2 बार आना, वो कहलाता है डाइफियोडोंट। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। पहली चीज तो देखो, हेटेरोडोंट में ये सारे टीथ आप लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं।
ओके, वॉइस ब्रेक हुआ होगा, थोड़ा सा रुकते हैं। अभी वॉइस सही है क्या, देखो एक बार। मेरे पास भी सिग्नल मैसेज बता देता है बेटा मेरे साइड से प्रॉब्लम होता है तो। ओके, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ होगा, अभी सारी चीजें ओके होंगी। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए बेटा, हेटेरोडोंट मतलब सारे टीथ अलग अलग है, और डाइफियोडोंट मतलब क्या है बेटा, लाइफ में 2 बार टीथ आ रहे हैं। थीकोडोंट, थीकोडोंट मतलब देखिए हमारा ये जो सॉकेट है, ये आप सॉकेट देख रहे हैं हमारे ये जॉ बोन्स में। आपने बेटा क्रोकोडाइल देखे होंगे, क्रोकोडाइल एकदम से निकलता है बाहर और एकदम पकड़ के खींच के खा जाता है ना। उसके दांत कितने अंदर तक के होते हैं, इतना आसानी से नहीं टूटेंगे, समझे। ऐसे बेटा हमारे टीथ भी है, मतलब जो सॉकेट जो होता है ना हमारा जबड़ा, हाँ, तो ये जो सॉकेट जो है इसमें हमारे टीथ जो है अंदर गहराई तक के धसे होते हैं। तो इस टाइप के जो टीथ है उसे कहते हैं बेटा क्या चीज, थीकोडोंटिथ। तो ये 3 टर्म आप लोगों को याद रखना है। ओके चलो, हमारा एनसीईआरटी क्या बता रहा है समझेंगे। तो देखो पहली चीज तो ईच टीथ एमेंडेंट, ओके, सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स जो अटैच्ड है, तो इस टाइप का अटैचमेंट जो है ये क्या कहलाता है बेटा, थीकोडोंट कहलाता है। क्या कहलाता है, थीकोडोंट। बट बेटा कुछ एनिमल्स, जैसे हम फिश की हम बात करें या फिर रेप्टाइल की हम बात करते हैं, तो फिश और रेप्टाइल्स में बेटा टीथ जो है वो फ्री सरफेस पे होते हैं। तो इस टाइप का डेंटिशन बेटा एक्रोडोंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्रोडोंट। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है थीकोडोंट के बाद क्या आता है बेटा, डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट मतलब देखो क्या है, लाइफ में 2 ही बार आएंगे, मतलब जितने भी मेजोरिटी ऑफ मैमल्स जो होते हैं इसमें 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक तो टेम्परली टीथ जिसको मिल्की टीथ कहते हैं, टेम्परली का टर्म जो है बेटा डेसिडस, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। जो रिप्लेस हुआ तो क्या कहलाएगा बेटा, परमानेंट टीथ, मतलब लाइफ में 2 बार टीथ आएंगे तो उसको कहते हैं डाइफियोडोंट। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जैसे रेप्टाइल्स की बात बताया, फिश की बात बताया, तो इनके टीथ बेटा फ्री सरफेस पे रहेंगे, तो हल्का सा हवा का झोंका भी आया तो टूट जाएगा। तो जब टूट गए तो फिर उनका लाइफ कैसे चलेगा, तो उनके लाइफ में बेटा टीथ जो है बहुत सारे बार आते हैं। तो इस टाइप का टीथ का डेंटिशन जो है ये कहलाता है बेटा पॉलीफियोडोंट। क्या कहलाएगा ये, पॉलीफियोडोंट कहलाता है। पॉलीफियोडोंट मतलब क्या होता है, लाइफ में बहुत सारे बार यदि टीथ आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीफियोडोंट। बट ह्यूमन में सिर्फ लाइफ में 2 बार आते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा, डाइफियोडोंट टीथ कहते हैं। ये 2 टर्म आप लोगों को समझ में आ गए होंगे बेटा। फिर आपने देखे होंगे बेटा हमारे जो दांत है, चीरने वाले दांत अलग होते हैं, फाड़ने वाले दांत अलग है, चबाने वाले दांत अलग है। एप्पल दिए तो देखो आप एप्पल कौन से दांतों से खाते हो, चेक करना आप खुद ही, ठीक है। कोई भी फ्रूट्स आपको दिया जा रहा है या फिर चपाती दिया जा रहा है, तो टीथ बेटा अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके, इस तरह से प्यारे से दांत है आप लोगों के। ओके, और सारे दांत अलग अलग है। आज आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है टीथ। तो टीथ में बेटा यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ऐसे 4 डिफरेंट टाइप के टीथ है बेटा। सीक्वेंस ऐसा ही याद रखना बेटा, क्योंकि इसके बेसिस पर डेंटल फॉर्मूला बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला इंसाइजर जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, एंड मोलर जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। इसके अकॉर्डिंग बेटा डेंटल फॉर्मूला यदि हम देखें तो यहाँ पे जो टीथ का जो अरेंजमेंट है बेटा, अपर और लोअर जॉ दिखाई दे रहा है, दोनों साइड सेम है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा टीथ का जो डेंटिशन होगा, यदि टीथ बनाए, देखो ये हमारा अपर जॉ हो गया और ये लोअर जॉ, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले टीथ यहाँ पे लगेगा, फिर उसके बाद इधर आएगा, फिर उसके बाद इधर आएगा, फिर इधर आएगा। एज इट इज बेटा सेम यदि हम देखें तो टीथ जो है यहाँ पे इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे। ऐसे लोअर साइड में भी यहाँ पे इस तरह से ऐसे टीथ आएंगे। समझ में आ रहा बेटा। अब ये एक जैसे नहीं रहेंगे, मैं यहाँ पे बनाने के लिए बना दिया एक जैसे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक डायग्राम देखे थे, मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के टीथ आ रहे हैं बेटा। ओके, तो इस तरह से बेटा ये जो है ये डेंटिशन कहलाता है। देखो एक पिक्चर्स जो है थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था। तो यहाँ पे देखो बेटा ये जो टीथ आप देख रहे हो, तो ये पहला इंसाइजर दिख रहा है आपको, ये सामने,
ये दिख रहे बेटा, 2 दांत जो सामने के होते हैं इंसाइजर होता है, फिर उसके बाद एक दांत है कैनाइन, ये सिंगल है बेटा। उसके बाद फिर ये जो 2 दिख रहे हैं ये प्री मोलर है, और आखिरी में ये जो 3 दिख रहे हैं मोलर है। बट बेटा ये थर्ड मोलर जो है अक्कल दाढ़ बोलते हैं इसको, विजडम टीथ, ये पहले नहीं आता, बहुत बाद में आता है। समझ गए? तो हमेशा इंसाइजर जो है वो कितना होगा बेटा, ये इंसाइजर 2 रहेगा, कैनाइन जो होता है बेटा ये 1 होगा। तो ये सिर्फ इतने पार्ट को लेकर के हम एक डेंटल फॉर्मूला बनाएंगे। समझ गए? कितने पार्ट को, इतना पार्ट का एक डेंटल फॉर्मूला अलग बनेगा, फिर इतना पार्ट का डेंटल फॉर्मूला अलग बनेगा, नीचे का हो गया, फिर इतने पार्ट का ऊपर का अलग बनेगा और इतने पार्ट का नीचे का अलग बनेगा। तो इस तरह से बेटा डेंटल फॉर्मूला जो है यहाँ पे बनता है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है हम देख लेते हैं। तो इस तरह से बेटा एडल्ट ह्यूमंस में टोटल कितने टीथ होते हैं, 32, और एक छोटे बच्चे में कितना होता है, 20 टीथ होते हैं। तो इसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या चीज बेटा, 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंसाइजर, 1 जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, कैनाइन, फिर आगे के 2 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्रीमोलर, और आखिरी के 3 जो रहेंगे मोलर। ये ऊपर के हो गए एक साइड के, फिर ये नीचे के। मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे बेटा, 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे बेटा, 32 टीथ हो जाएंगे यहाँ पर। समझ गए? इसी तरह से बेटा मिल्क टीथ की हम बात करें, तो मिल्क टीथ जो होता है वो कितने होते हैं, 20। तो 20 में बेटा जो बच्चे होते हैं उनको कौन सा टीथ नहीं होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2102 इस तरह से डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ का आता है। ठीक है, मिल्क टीथ में क्या हो जाएगा बेटा, 2102, यहाँ पे 23 है, वहां पे 02 हो जाता है। 0 मतलब कौन सा टीथ नहीं रहता बेटा, प्री मोलर नहीं होता है। ओके, प्री मोलर जो है छोटे बच्चों को नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद अगेन एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा। देखो ये टीथ का हमारा एक स्ट्रक्चर है, टीथ का एक स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो टीथ के इस स्ट्रक्चर में हमको 3 लेयर दिखाई दे रही है। देखो एक आउटर लेयर क्राउन है, फिर एक नेक है, और नीचे का रूट है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आप याद रखोगे। तो टीथ का बेटा ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे 3 टाइप दिख रहे हैं। फिर टीथ का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल में देखो ये टीथ का आउटर लेयर, फिर उसके अंदर कौन सी लेयर आएंगे, और फिर उसके अंदर कौन सी आएगी। तो एनेमल ऑफ टीथ जो है, ये एनसीईआरटी में ये टर्म दिया हुआ है, ये टीथ का आउटर मोस्ट लेयर होता है बेटा। हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो एनेमल होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखोगे। समझ गए? एनेमल ऑफ टीथ जो है क्या होता है, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, आउटर मोस्ट हार्डेस्ट लेयर, जिसमें कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है। ठीक है, एक एनिमेशन देख लो बेटा। टीथ का रोल जो है चबाना, चीविंग, जिसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। ये जो टर्म है क्या कहलाएगा बेटा, मैस्टिकेशन। इस तरह से जो है एक फूड जो है वो क्या हो गया बेटा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस तरह से जो है ये प्रोसेस क्या है, मैस्टिकेशन कहलाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म में इसे क्या कहते हैं बेटा, मैस्टिकेशन। क्या क्या पढ़ लिए बेटा, ह्यूमन टीथ में हमने डायफियोडोंट पढ़ लिए, थीकोडोंट भी पढ़ लिए, और हेटेरोडोंट भी पढ़ लिए। इसमें क्रोकोडाइल जो होता है बेटा, या मैमल्स, इनका जो टीथ है वो कैसा होता है बेटा, हेटेरोडोंट, और कैसा होता है साथ ही साथ, थीकोडोंट, डायफियोडोंट। बट वेल की यदि हम बात करें बेटा, ओके, तो इसमें जो होता है इसके सारे दांत एक समान एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे हेटेरोडोंट टर्म यूज नहीं होगा। वेल के लिए जो टर्म यूज होता है वो कहलाता है बेटा होमोडोंट। क्या कहलाता है बेटा, होमोडोंट डेंटिशन होता है। ओके, तो थोड़े से एडिशनल, ये इतने जो टर्म है बेटा, ये वाले जो पोर्शन है ये आप लोगों को एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एडिशनल मैंने आपको एक्रोडोंट पढ़ाया हूं, ठीक है, होमोडोंट बताया मैंने एडिशनली, थोड़ा सा याद रखना है। बाकी मेन तो हमारे लिए एनसीईआरटी ही है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा एडिशनल थोड़ा थोड़ा परसेंट पोर्शन हमें मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से मिल्क टीथ जो है सिंपल टर्म में बेटा डेंटल फॉर्मूला 212 भी हम बना सकते हैं, परमानेंट टीथ का 2123 बना सकते हैं। अब 18 ईयर जो बॉय है इसका डेंटल फॉर्मूला यदि हम देखें, क्या चीज बेटा, 18 ईयर बॉय जो है उसका डेंटल फॉर्मूला हम देखें तो क्या होगा,
ओके तो यहाँ पे 2122 क्योंकि एक टीथ जो है अभी डेवलप नहीं हुआ है, समझ गए। तो फाइनली अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा जल्दी से। 2 साल का बच्चा है, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया, डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया 20 टीथ उन्होंने देखे, कौन सा टीथ वहां पे नहीं था, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड बेटा, ऑलमोस्ट। बेटा आस्था आपने ध्यान से सुने नहीं, बाकी सभी स्टूडेंट के सही आंसर आ रहे बेटा। हाँ अभी सही हो आप, वेरी गुड बेटा। सेजल आपने भी ध्यान नहीं दिए, अभी आंसर दे रहे हो बट आपने ध्यान नहीं दिए बेटा, बाकी सभी लोगों के आंसर सही आए, गुड। प्री मोलर बेटा एब्सेंट होता है, और साथ ही साथ मैंने एनामल आपको बताया था। एनामल जो है क्या बेटा, हार्डेस्ट चीविंग सरफेस होता है टीथ का, जो मेस्टिकेशन ऑफ द फूड में हेल्प करता है, समझ गए। ओके तो टीथ हम लोगों ने बेटा आज स्टडी कर लिए यहाँ पर। ओके और टाइम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, इसलिए आगे मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। आगे का पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप लोग एंजॉय भी किए होंगे। कैसा लगा बेटा, समझ में आया, मजा आया, सारी चीजें क्लियर हुए, सारे पॉइंट्स। वेरी गुड बेटा, ओके गुड ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया। तो इसी तरह से बेटा एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, आज के लेक्चर का पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम। ओके बेटा चलो बाय बाय।